हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स हम डिस्कस करेंगे? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम होती है। ओके, सो इसकी कंपोजिशन ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम है। सो ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, पूछ सकते हैं कौन सी सेल ऑर्गेनेली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम होती है। सो दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज यू नो कि कैसा स्ट्रक्चर है। अगर मैं एक नॉर्मल सेल बनाऊं तो यू नो अगर ये प्लांट सेल है या बैक्टीरियल सेल है तो इसमें बाहर सेल वॉल भी होगी, राइट। एंड इफ दिस इज एन एनिमल सेल तो यहाँ पे सेल वॉल नहीं होगी, राइट। तो हमारी ये जो है सेल मेम्ब्रेन है। ओके, नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स, जो आपको पता ही है, आपने सुना होगा, लिपिड बाइलेयर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। सो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ज़्यादा इसमें अगर हम लेयर को देखें, मेम्ब्रेन को देखें, तो हमें ऐसा लगता है ज़्यादा लिपिड्स प्रेजेंट है, बट ऐसा होता नहीं है। डिफरेंट सेल के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेल्स में ये वेरी करता है कि क्या रेशियो है लिपिड्स का एंड प्रोटीन्स का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आरबीसीज की बात करें, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आरबीसीज का क्या रेशियो है। लिपिड्स जो हैं दे आर 48% लिपिड्स हैं एंड प्रोटीन्स जो हैं इट इज 52%। ओके, सो एक बात हमें पता है कि लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन में। अब ये कैसे प्रेजेंट है, कैसी दिखती है, वो हम देखेंगे। और कौन से लिपिड प्रेजेंट होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो जो लिपिड प्रेजेंट है दैट इज अ फॉस्फोग्लिसराइड। क्या होता है ये फॉस्फोग्लिसराइड, ये हम समझेंगे। प्लस जो फॉस्फोग्लिसराइड प्रेजेंट है उसका नाम है लेसिथिन। ग्लिसराइड कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में बताया था। ओके, इट इज बेसिकली एन एस्टर, ठीक है। और ये कैसे बनता है एस्टर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेसिथिन का स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस कर चुके हैं इन बायोमोलिक्यूल्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर, आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, अभी हम आगे बात करते हैं कि फॉस्फोग्लिसराइड हमारा कैसे बना है, ठीक है। जो फॉस्फोग्लिसराइड, जो लेसिथिन प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा लिपिड प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में। सो लिपिड कंपोनेंट इज लेसिथिन, ठीक है। लिपिड कंपोनेंट जो है दैट्स अ फॉस्फोग्लिसराइड और नेम क्या है उसका, लेसिथिन, ठीक है। अब ये बना कैसे हुआ है, ये बेसिकली बना हुआ है एक एल्कोहल से, ग्लिसरॉल विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करता है। तो हमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए एंड फॉस्फोग्लिसराइड, मतलब कि हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप भी चाहिए। ओके, और इस फॉस्फेट ग्रुप में अटैच्ड होता है कोलिन। कोलिन की बात भी हमने बायोमोलिक्यूल्स में की थी। तो अभी हमें सिर्फ इतना पता करना है कि ये सब होता है, ठीक है। अभी हमें ये समझना है। सो ग्लिसरॉल आपको पता है 3 कार्बन कंपाउंड, ओके। ऑल है मतलब एल्कोहल होगा, सो एल्कोहल है। ओके, ये रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो थर्ड, हमें 2 ही कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराना है, जो थर्ड है वहाँ हमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। ओके, एंड यहाँ से कोलिन अटैच्ड है, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो जब ये रिएक्ट करते हैं साथ में तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल हटेगा और यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा। तो जब एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है दैट इज एन एस्टर बॉन्ड, इसलिए इसका नाम फॉस्फोग्लिसराइड है, ठीक है। एस्टर है इसलिए फॉस्फोग्लिसराइड नाम है, राइट। तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल हट जाएंगे और हमारा फॉस्फोग्लिसराइड बनेगा। कैसे बनेगा, ये यहाँ से हमारा O एंड COR
again a COCOR and here COH हटा एल्कोहल का और एसिड का OH ग्रुप हट गया, यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप एंड कोलिन। सो दिस इज बेसिकली द फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है, इसी की लिपिड बाइलेयर बनी हुई है, इसी लेसिथिन की लिपिड बाइलेयर बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? जो ये वाला आपको दिख रहा है इसका जो है पोलर हेड बना हुआ है। तो आपको हेड और टेल पता है, राइट? मेम्ब्रेन में हेड और टेल होती है, नहीं बताया तो मैं आपको भी बताऊंगी। पोलर हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि वाटर लविंग होता है ये। ठीक है, जहाँ जहाँ पानी होगा ये वहाँ वहाँ होगा। और जो ये हैं हमारे दो बच्चे, इनकी लिपिड टेल बनती है। ओके, दैट इज ये लिपोफिलिक है, मतलब ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। ओके, अब देखो ये कैसे बनेगी। पोलर हेड बोला मैंने, मतलब पोलर हेड ऐसा दिखता है, हेड दिखता है, और टेल इसकी बनती है। मतलब ये जो फॉस्फेट और कोलिन है इससे पोलर हेड बन रहा है, ठीक है, इस वाले से। एंड जो हमारे ये दो बचे हैं इनकी लिपिड टेल ये वाली बन रही है। ये जो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, और ये जो पार्ट है वो लिपोफिलिक है। फाइन। अब जब मेम्ब्रेन बनेगी तो ये मेम्ब्रेन कैसी बनती है? अब देखो, अगर मैं सेल की बात करूं, ओके, अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, मतलब यहाँ मानो कि ये है हमारी मेम्ब्रेन, ठीक है, इतनी थिक बना लेते हैं सॉरी। सो सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है हमें पता है, साइटोप्लाज्म है, दैट इज अ सेमी फ्लूइड मटेरियल, राइट? तो अगर ये फ्लूइड है, अगर यहाँ पे पानी पानी है तो टेल यहाँ पे नहीं आ सकती राइट, बिकॉज टेल जो है वो पानी से डरती है, करेक्ट? तो यहाँ पे तो हमें पोलर हेड को रखना पड़ेगा, राइट? और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट है, मतलब जहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वहाँ पे भी ज़्यादा पानी है, क्योंकि हमारी बॉडी में ज़्यादा पानी ही होता है, राइट? तो यहाँ पे भी हमारे पोलर हेड को रखना पड़ेगा। जो लिपिड टेल है वो पानी से दूर रहेगी, राइट? इसलिए लिपिड की टेल जो है वो अंदर की साइड रहेगी। मतलब ऐसे करके हमारे लिपिड्स अरेंज होंगे, करेक्ट? तो हमारी ऐसे ही सारे लिपिड्स अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि पोलर हेड हमें रखना पड़ेगा पानी की तरफ। ओके, सो ये हमारी लिपिड टेल बन गई। फाइन। नाउ बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की ज़्यादा अमाउंट में, राइट? तो यहाँ बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स के बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और इन लिपिड्स और प्रोटीन्स का नंबर आपको समझ में आ गया कि वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है रेशियो, राइट? अब यहाँ पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो प्रोटीन ज़रूरी नहीं है ऐसे ही मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हैं, वो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड भी हो सकते हैं, मतलब मेम्ब्रेन में पूरे घुसे हुए हो सकते हैं, या वो मेम्ब्रेन के सरफेस पे हो सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे लिपिड लेयर हो गई, ठीक है? यही प्रोटीन्स जो हैं वो मतलब सरफेस पे हो सकते हैं, मतलब पेरीफेरी में हो सकते हैं, राइट? पेरीफेरी मीन्स द सरफेस ओनली, उसके बाहर का एरिया। और वो हो इंटरनल भी हो सकते हैं, मतलब एम्बेडेड भी हो सकते हैं, राइट? तो अगर ये प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं तो इनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, ओके? एंड अगर ये प्रोटीन्स सरफेस पे होते हैं तो इनको बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन्स, पेरीफेरल प्रोटीन्स। ओके, सो दो टाइप के प्रोटीन्स हैं हमारी लिपिड बाइलेयर में, वन इज द इंटीग्रल प्रोटीन एंड सेकंड इज द पेरीफेरल प्रोटीन, ओके? और इनका नंबर वेरी करता है, वो हमने बात कर ली, राइट? अब हम इसमें आगे चलते हैं। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है? जैसे सेल वॉल का मेन फंक्शन स्ट्रेंथ देना होता है, प्रोटेक्शन करना होता है सेल की, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है दैट इज एक्चुअली द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेल के अंदर और बाहर कौन से मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, कौन से आयंस, कौन से मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होंगे,
ये सब डिपेंड करता है हमारी सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है, और ये मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। यू नो द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है। कौन से मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी वो हम बात करेंगे, बट ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्ट करती है मॉलिक्यूल्स को कि कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आएगा, कौन सा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, ये सिलेक्ट करती है। ओके, सो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्वेश्चन आ सकता है कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है, इम्परमिएबल होती है, कैसी होती है? तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, राइट। नेक्स्ट थिंग, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स का कैसे होगा? दो टाइप से ट्रांसपोर्ट हो सकता है मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वन इज दी पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड अनदर इज दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब दोनों को ध्यान से समझते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें कोई एनर्जी नहीं लग रही है, नो एनर्जी नीडेड टू ट्रांसपोर्ट दी मॉलिक्यूल्स। तो वो मॉलिक्यूल्स इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जो कि अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इस बात का मतलब अच्छे से समझना है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। डिफरेंस इन कंसंट्रेशन मतलब एक जगह पर हाई कंसंट्रेशन है किसी चीज़ का और एक जगह पर लो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो इन्वायरमेंट्स हैं, और यहाँ पे किसी चीज़ का कंसंट्रेशन लो है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन यहाँ पे, एंड यहाँ पे लो कंसंट्रेशन। सो किसी के पास भी जब कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो ही हम उससे लेते हैं, राइट। मतलब किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो उससे लेना ईजी है एज कंपेयर टू किसी के पास कोई चीज़ कम है, राइट। तो जो कंसंट्रेशन, तो ये डिफरेंस इन कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट बन रही है। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस होना। तो ये एक डिफरेंस इन कंसंट्रेशन क्रिएट हो रहा है, लो और हाई है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो ट्रांसपोर्ट तभी ही होता है जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, जब डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन में। और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम उसको कहते हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम उसको कहते हैं जब कंसंट्रेशन जो है वो हाई टू लो जा रहा है। यही बात मैंने आपको समझाई कि किसी से कोई चीज़ तभी लेंगे जब हाई होगी उसके पास ज़्यादा होगी, उससे ही तो लेंगे ना। किसी के पास कोई चीज़ कम है और उससे हम कोई चीज़ लेंगे, उससे तो यही बेटर है कि जिसके पास हाई है उससे ले लो, तो ये ईजी होगा ट्रांसपोर्ट, राइट। ये याद रखने का तरीका है कि ये ट्रांसपोर्ट ईजी होगा। ईजी होगा मतलब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट है, ईजी वाला ट्रांसपोर्ट है, दैट इज़ ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, राइट। दूसरा टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका पूरा उल्टा होगा, उसमें ऑब्वियसली एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ रही है एनर्जी की? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज़ फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जिसके पास कोई चीज़ कम है उससे ही लेनी है। तो जब किसी के पास कोई चीज़ कम है और उससे लेनी है तो ये ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? एनर्जी लगानी पड़ेगी। किसी के पास कोई चीज़ कम है और आप उससे ले रहे हो, क्या वो ईजिली दे देगा? वो नहीं देगा, राइट। मतलब आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, उससे ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, राइट। एनर्जी लगानी पड़ेगी, और ये एनर्जी किस फॉर्म में लगाएंगे हम? एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। मतलब एटीपी लगाकर, एटीपी यूज़ करके ये ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी यूज़ करके होता है, ठीक है। तो एनर्जी लगाएंगे और ट्रांसपोर्ट कैसा करेंगे? लो से हाई। तो यहाँ पे हम बोल रहे थे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे हम बोलेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। नाउ हम एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा। मैंने बोला बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स का, राइट। तो स्पेशली यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का, लाइक CO2। CO2 का ट्रांसपोर्ट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब ज़्यादातर आउट ऑफ द सेल ही होता है, हमें पता है। सो तो CO2 का ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल बहुत ईजिली हो जाएगा, दैट इज़ बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी
दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली हो जा रहा है बिना किसी मेहनत के, बिना किसी और हेल्प के, तो इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है, सिंपल डिफ्यूजन एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट है और इसका मतलब है कि ये बिना किसी हेल्प के ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, सो सिंपल डिफ्यूजन में हमने एग्जाम्पल पढ़ा CO2 का। एंड दूसरा टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट का, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? फैसिलिटेट करना मतलब क्या होता है? हेल्प करना किसी की, राइट। और ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप, मतलब हमें ये तो पता है कि इसमें ATP की ज़रूरत नहीं है, कोई एनर्जी नहीं लग रही है, तो कौन सी हेल्प ले रहा है ये बेसिकली थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, थोड़े से लार्ज हैं, स्मॉल वाले से थोड़े से लार्ज हैं, और ये हो सकता है कि एक्चुअली में पोलर हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हेल्प से जाते हैं, कैसी हेल्प से? ये जाते हैं प्रोटीन चैनल्स के थ्रू, मतलब हमारी मेम्ब्रेन में जो ये प्रोटीन्स लगे हुए हैं ये चैनल्स का काम करते हैं थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए, और ये उनको हेल्प करते हैं टू बी ट्रांसपोर्टेड, टू मूव इनटू और आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोटीन्स की मदद लेकर जब ट्रांसपोर्ट होगा तब हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये प्रोटीन चैनल्स की हेल्प से हो रहा है, इसलिए ये फर्दर दो टाइप का है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फर्दर दो टाइप का है, क्योंकि वो प्रोटीन चैनल से हो रहा है तो प्रोटीन चैनल के बेस पे ही नेम है। एक होता है चैनल प्रोटीन्स के थ्रू और एक होता है कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू। चैनल प्रोटीन्स में आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए एक्वापोरेंस का। एक्वापोरेंस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, एक्वा वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? पानी के लिए, मतलब ये पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए है, राइट। अब पानी तो आपको लगता होगा कि थोड़ा ही छोटा ही मॉलिक्यूल है, इजी होना चाहिए इसका ट्रांसपोर्ट, तो बेसिकली इसका ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन से भी होता है, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन से पानी का ट्रांसपोर्ट बहुत कम अमाउंट में होता है। वेरी लिटिल वाटर कैन एक्चुअली मूव इनटू और आउट ऑफ द सेल बाय सिंपल डिफ्यूजन। ज़्यादा पानी जब भी ट्रांसपोर्ट होता है तो ये एक्वापोरिन चैनल्स के थ्रू होता है। ये एक्वापोरिन चैनल्स 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के बने हुए हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का एक एक्वापोरिन चैनल बनता है। ये बेसिकली क्या करता है? ये प्रोटीन चैनल पानी का ट्रांसपोर्ट कर सकता है बहुत अच्छे से। तो एक्चुअली वाटर कैन मूव इनटू और आउट ऑफ द सेल बाय एक्वापोरेंस, एंड एक्वापोरेंस इज एन एग्जांपल ऑफ चैनल प्रोटीन्स, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का टाइप है, राइट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का सेकंड टाइप है, एक हो गया चैनल प्रोटीन्स और दूसरा टाइप है कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये ऐसे प्रोटीन चैनल्स हैं जो कि अपना शेप चेंज कर लेते हैं, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स। जैसे ये हमारी लिपिड बाइलेयर है और यहाँ पे मेरा एक प्रोटीन चैनल लगा हुआ है, और ये कैसा प्रोटीन चैनल है? ये कैरियर प्रोटीन है। तो जब इसको, ये वाला मॉलिक्यूल मानो, इसको ट्रांसपोर्ट करना है इनटू द सेल, तो ये क्या करेगा? ये अपना शेप चेंज कर लेगा टू ट्रांसपोर्ट इट। ये यहाँ से इसको कैरी करेगा, कैरियर प्रोटीन नाम है तो कैरी करेगा, और यहाँ से जब ये इसमें वापस आएगा, ये अंदर करेगा तो ये रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो रोटेट कर जाएगा तो ये कैसा दिखेगा? ये ऐसे करके रोटेट कर लेगा अपने आप को, मतलब शेप चेंज कर लिया इसने, और ये प्रोटीन और ये मॉलिक्यूल जो है ये सेल के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये कैरियर प्रोटीन बेसिकली क्या कर रहे हैं? शेप चेंज कर रहे हैं, रोटेट कर लेते हैं अपने आप को, शेप चेंज कर लेते हैं टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स इनटू और आउट ऑफ द सेल। इसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ओके। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा कि एटीपी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एटीपी यूज करके मैं किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट जो है वो लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन करवा सकती हूँ, एंड दिस इज कॉल्ड एज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल इसमें जो है दैट इज हमें मेम्ब्रेन के रिलेटेड पढ़ना है, तो इसमें होता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट हमारी मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है एटीपी यूज करके, ऐसे ही नहीं होता है, एटीपी यूज करके होता है।
सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर लिपिड बाइलेयर, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे ऑफ कोर्स प्रोटीन चैनल्स हैं, ठीक है। तो ये कैसा प्रोटीन चैनल है? ये प्रोटीन चैनल एक्चुअली में समझ लो कि सोडियम पोटेशियम पंप है, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। की एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो मैं एक प्रोटीन को मान लेती हूँ कि ये सोडियम पोटेशियम पंप, राइट। अब एक दूसरी बात आपको ये समझनी है कि इंट्रासेल्यूलर आयन जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, आई कैन से अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर आयन, जो कि अबंडेंटली प्रेजेंट होती है, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर आयन इज पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम बहुत सारा होता है सेल के अंदर, तो ये बहुत सारा पोटेशियम ऐसे ही नहीं आया है, ये एक्चुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आया है, ओके। एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन, बाहर सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन जो प्रेजेंट है सबसे ज्यादा, दैट इज सोडियम। सोडियम आयन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेल्यूलरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये भी कैसे गई है? ये भी थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट गई है। तो होता क्या है, 1 एटीपी यूज करके 2 सोडियम आयंस को बाहर निकाला जाता है सेल से, एंड 3 पोटेशियम आयंस को अंदर लिया जाता है सेल के, ओके। 1 एटीपी यूज करके 2 सोडियम आयंस को बाहर निकाला जाता है, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में भेजा जाएगा, एंड 3 पोटेशियम आयंस को अंदर भेजा जाएगा, राइट। सो दिस इज नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। क्यों अगेंस्ट बोल रहे हैं हम? क्योंकि सेल के बाहर पोटेशियम बहुत कम होता है, तो सेल के अंदर नहीं आने देता है उसको, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जोर जबरदस्ती करके इस पोटेशियम को अंदर लेकर आ रहे हैं, क्या करके? एनर्जी यूज करके, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम पंप, और यही है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर आपको अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पैसिवली कौन से आयंस या कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो यू शुड नो CO2, वाटर, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होता है? सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। अब हम बात कर लेते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है दैट वाज गिवन बाय, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा है, ऐसा 2 साइंटिस्ट ने बताया था, दैट इज सिंगल एंड निकोलसन। और इन्होंने जो मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का, दैट इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है हम ये समझ लेते हैं। सो हमारी लिपिड बाइलेयर जो हमने समझी थी, दैट इज लाइक दिस, राइट। लिपिड, लिपिड्स जो हैं वो 2 लेयर्स में अरेंज्ड हैं, दैट इज बाइलेयर है, एंड देयर आर प्रोटीन्स इन बिटवीन, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन्स हैं। तो सिंगर एंड निकोलसन ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो हमारी ये प्रोटीन की जो ये हमारी लिपिड की बाई लेयर है, दिस बाई लेयर इज एक्चुअली अ फ्लूइड मेम्ब्रेन। वो ये कह रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड है, फ्लूइड लेयर है, वो सॉलिड लेयर नहीं है, वो ऐसे फ्लोट कर रही है। दैट मीन्स जो ये हमारे लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो प्रोटीन्स हैं वो उसमें क्या कर रहे हैं? बॉबिंग कर रहे हैं। बॉबिंग करना मतलब काइंड ऑफ तैरना। तो क्योंकि हमारे प्रोटीन्स कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे पानी की लहरों की तरह, एक फ्लूइड की तरह फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, एक फ्लूइड की तरह एक उसका वेव बना हुआ है, तो हमारे प्रोटीन्स जो हैं वो उसमें ऊपर नीचे फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, स्विमिंग कर रहे हैं, बॉबिंग कर रहे हैं, जैसे ऊपर नीचे होते हैं ना पानी में, थोड़ा सा ऐसे हिलते हैं ऊपर नीचे थोड़ा सा, इसको कहते हैं बॉबिंग करना। तो प्रोटीन्स जो है वो बेसिकली एक पैटर्न बनाए हुए हैं, दैट इज अ मोज़ेक पैटर्न, ठीक है। एक मोज़ेक सा पैटर्न बना हुआ है किसमें? फ्लूइड बाइलेयर, ठीक है। दिस इज ओनली व्हाट इज सेड बाय सिंगर एंड निकोल्सन। उन्होंने यही कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज अ फ्लूइड लेयर, और उसमें जो प्रोटीन्स हैं, जो लिपिड है दैट इज अ फ्लूइड लेयर, एंड जो उसमें प्रोटीन्स हैं वो बॉबिंग कर, राइट, दैट इज स्विम कर, ओके।
नाउ उन्होंने कुछ और भी बातें कही। उन्होंने ये बोला कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस फ्लूइडिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, देयर आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब वो कितनी फ्लूइडिटी रहेगी उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो कितना फ्लोट करेंगे उसमें प्रोटीन्स, और लिपिड बाइलेयर किस उससे मूव कर रही है समझ लो, दैट विल डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। ठीक है, पहला उन्होंने बोला कि दिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लिपोफिलिक टेल। टेल हमारी लिपोफिलिक है ये हमें पता है, राइट, लिपिड से ही टेल बनी हुई है, ये हमने पढ़ा था जब हमने लेसिथिन का स्ट्रक्चर किया। तो वही लिपोफिलिक टेल जो है वो किस टाइप की है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी फ्लूइडिटी रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब है कि दो टाइप की हमारी लिपोफिलिक टेल है। एक लिपोफिलिक टेल है जिसमें कि लिपिड्स जो हैं वो बहुत टाइटली अरेंज्ड है। ठीक है, उनकी जो ये टेल है ना, उनकी ये टेल बहुत स्ट्रेट है, कोई स्पेस नहीं है उनके बीच में, राइट। एंड दिस चेन, दिस लिपिड लिपोफिलिक टेल जिसमें कि स्ट्रेट अरेंज्ड है, टाइटली अरेंज्ड है लिपिड्स, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। दिस इज अ सैचुरेटेड लिपोफिलिक टेल। ओके, और दूसरा टाइप होगा जहां पे कि लिपिड्स जो हैं वो थोड़ा इवनली अरेंज्ड है, उनकी जो टेल है वो आराम से ओपनली अरेंज्ड है। ठीक है, बहुत टाइटली अरेंज्ड नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज अनसेचुरेटेड लिपोफिलिक टेल। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि जितना ज्यादा अनसेचुरेटेड लिपोफिलिक टेल होगी, मोर द अनसेचुरेटेड लाइपोफिलिक टेल, जितनी ज्यादा अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे लिपिड्स के, उतना ही मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होगी, मोर द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ये बात समझ में आई? जितना ज्यादा अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे लिपिड्स के, उतना ही ज्यादा स्ट्रेट, उतना ही ज्यादा हमारी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होगी। दैट ऑल्सो मीन्स कि जितना ज्यादा सेचुरेटेड लिपोफिलिक टेल होगी उतनी कम फ्लूइडिटी होगी, राइट। सेकेंड फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल, द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, राइट। सो हमारे कोलेस्ट्रॉल कहाँ प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली लिपिड बाइलेयर में बहुत सारी जगहों पे प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो मतलब इट कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर, आपकी बुक्स में ऐसा स्ट्रक्चर दिया होगा। ठीक है, कहीं भी पोलर हेड्स पे हो या टेल पे हो या प्रोटीन्स पे हो, दिस स्ट्रक्चर कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर। और ये एक्चुअली में क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी डिटेल में आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, वहां पे स्ट्रक्चर भी है इसका। सो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली उसका यहाँ फंक्शन क्या है, कैसे फ्लूइडिटी जो है वो कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंड कर रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो कोलेस्ट्रॉल जो है दैट एक्ट्स लाइक अ बफर फॉर फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, बफर की तरह एक्ट करता है फॉर फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के लिए एक बफर का काम कर रहा है। व्हाट डज दिस मीन, कि अगर कोलेस्ट्रॉल मानो कि कहीं पे प्रेजेंट है, तो उसकी प्रेजेंस की वजह से लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत टाइटली अरेंज्ड नहीं होंगे, राइट। और अगर वो टाइटली अरेंज्ड नहीं होंगे दैट मीन्स फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन की बढ़ जाएगी। तो ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स एक्चुअली अपनी प्रेजेंस से एक बफर का काम कर रहे हैं, एंड दे आर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट फ्लूइड एनवायरनमेंट। सो कोलेस्ट्रॉल जो है दैट मेंटेन्स अ कांस्टेंट फ्लूइड एनवायरनमेंट। कैसे कांस्टेंट फ्लूइड एनवायरनमेंट मेंटेन कर रहा है, आपको समझ में आई ये बात, कि जहां पे भी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है उसकी वजह से जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिपिड जो लिपोफिलिक टेल है बेसिकली वो टाइटली अरेंज्ड नहीं हो पा रही है, राइट। एंड दस इट इज कॉजिंग देम टू फ्लोट, ज्यादा तैरने में, ज्यादा फ्लोटिंग एनवायरनमेंट में, ज्यादा फ्लूइडिटी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है कोलेस्ट्रॉल, राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्लूइड म्यूजिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये थे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, राइट। दिस कंप्लीट्स आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल। ओके देन आगे चलते हैं।
नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस हमें पढ़नी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इनको ऑफ कोर्स एक एक करके पढ़ेंगे, बट पहले हम दोनों में जो कॉमन है वो चीज पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिस। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिस। इनको सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोलते हैं? मतलब दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन, और वो सेमी ऑटोमेटिक है, मतलब कि देयर इज समथिंग विद देम दैट इज हेल्पिंग देम इन देयर इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। ठीक है, तो वो सेमी ऑटोनॉमिक, ठीक है, फुली नहीं है बट सेमी ऑटोनॉमिक है, राइट। अब ये क्यों है ये समझते हैं। सो दिस इज ड्यू टू देयर इवोल्यूशन। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ऐसी ऑर्गेनेली हैं जिनके पास अपना डीएनए है। इनके पास अपना डीएनए होता है, इनके पास अपना आरएनए होगा क्योंकि डीएनए से आरएनए बन जाएगा, इनके पास अपना प्रोटीन होगा, ठीक है। इनफैक्ट इनके पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस। अब इनके इवोल्यूशन से क्या रिलेटेड है वो पढ़ते हैं। ड्यू टू देयर इवोल्यूशन, इनको इनके लिए एक थ्योरी दी गई थी टू एक्सप्लेन देयर इवोल्यूशन। द थ्योरी वाज कॉल्ड एज एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी से क्या मतलब है? एंडो मीन्स इनसाइड एंड सिम्बायोटिक मीन्स म्यूचुअल रिलेशनशिप। सिम्बायोसिस आपने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज अ म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, सो म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। तो अभी इसका क्या मतलब है, क्या है थ्योरी में, ये सब समझते हैं। सो बेसिकली जब इवोल्यूशन हुआ था तो वी नो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो पहले आई थी, राइट। हमेशा इवोल्यूशन हो किसी भी चीज का तो बेसिक चीज पहले आएगी एंड जो एडवांस चीज है वो बाद में बनेगी। दिस इज ट्रू। जैसे अगर हम सेल फोन की बात करें तो हमारे पास पहले किस तरीके के सेल फोन होते थे? दैट अलाउड ओनली कॉलिंग, है ना, कीपैड वाले नंबर वाले सेल फोन होते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे एडवांसमेंट होता होता गया एंड नाउ वी कैन सी कि फोन के थ्रू क्या क्या पॉसिबल है, राइट। सो बेसिकली होता क्या है कि इवोल्यूशन से बेसिक चीज पहले आती है एंड देन उसमें एडवांस फीचर्स आते जाते हैं और वो एडवांस हो जाते हैं, राइट। सिमिलरली इवोल्यूशन में सबसे पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल से ही ओरिजिन हुई थी। तो वो कैसे हुआ था वो देखते हैं। समझ लो कि एक बड़ी सी प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, दिस इज अ बिग प्रोकैरियोटिक सेल। सो इस बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल ने एक छोटी सी प्रोकैरियोटिक सेल को खा लिया, स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल। उसने एक इस छोटी सी सेल को खा लिया, ओके। नाउ दिस सेल इज इनसाइड इट, ठीक है, क्योंकि इसने इसको खा लिया तो ये बड़ी सैड है, बट ये इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई। इसने इसको बोला आई एम रिक्वेस्टिंग यू नॉट टू डाइजेस्ट मी, तो मैं आपको कुछ ना कुछ हेल्प करूंगा। तो इट आस्क्ड कि भाई क्या हेल्प करोगे आप? दिस स्मॉल सेल वाज बेसिकली अ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इस छोटी सी सेल ने बोला कि मैं ना फोटोसिंथेटिक हूं, मतलब आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, मैं सन की एनर्जी यूज करके ग्लूकोज बना सकता हूँ। तो वो ग्लूकोज मैं आपको दे दूंगा, मैं थोड़ा ग्लूकोज खुद यूज करूंगा, थोड़ा ग्लूकोज आपको दे दूंगा, ओके। सो इस सेल ने मान लिया कि ठीक है मुझे ग्लूकोज नहीं बनाना पड़ेगा, तो इस सेल ने इसको रख लिया। सो दिस बिग प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल सेल आ गई और ये स्मॉल सेल क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। तो हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती हैं। दैट मीन्स कि ये बिग प्रोकैरियोटिक सेल एक छोटी सेल को खाने के बाद ये जो है क्या बन गई? ये यूकैरियोटिक सेल बन गई, ठीक है। सो यूकैरियोटिक सेल के पास अपना खुद का डीएनए तो होता ही है, बट ये जो छोटी सेल इसने खाई थी ये भी एक स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल थी। दैट मीन्स इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए था, ठीक है। तो इसके पास अपना डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, राइबोसोम भी होता है, ओके। बट हमें ये याद रखना है कि दिस इज स्टिल अ स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल,
दिस इज स्टिल अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो इसके पास डीएनए है, आरएनए है, और मैंने कहा ये प्रोकैरियोटिक सेल है, दैट मीन्स इसके पास जो राइबोसोम्स होंगे वो 70s राइबोसोम होंगे। ठीक है, दिस वाज नोन एज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब ये एक दूसरे के बेनिफिट के लिए रह रहे हैं एक साथ, मतलब इस सेल को प्रोटेक्शन मिल रही है दूसरी सेल से कि इसको खाने कोई खाएगा नहीं क्योंकि अभी ऑलरेडी एक सेल के अंदर है, और इस सेल को खाना मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, राइट। सेम क्या हुआ कि इस बड़ी सेल ने दूसरी छोटी सेल को खाया जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया को इसने खा लिया और इसने भी बोला कि आप मुझे डाइजेस्ट मत करो, आप मुझे पूरी तरह किल मत करो, आई विल ऑल्सो हेल्प यू। तो इसने इससे पूछा भाई क्या हेल्प करोगे आप? तो इसने बोला कि जो ग्लूकोज आपको दूसरी छोटी ऑर्गेनेली बना के देगी, मैं उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करना जानता हूँ, कंप्लीट ब्रेकडाउन करके उसका मैं आपको एटीपी बना के दूंगा। सो दिस बिग सेल वाज मोर हैप्पी कि भाई ठीक है, मुझे एटीपी भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये इसने माइटोकॉन्ड्रिया को भी रख लिया एंड दिस बिकेम अ यूकैरियोटिक सेल। इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आ गई, ये यूकैरियोटिक सेल बन गई। बट जो हमारी ये सेल थी ये भी प्रोकैरियोटिक सेल थी, छोटी प्रोकैरियोटिक सेल थी ना, तो इसके पास भी अपना डीएनए होता है। ऑब्वियसली इनके पास जो है क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, इनके पास डीएनए है, ओके, एंड इट हैज आरएनए, प्रोटीन और राइबोसोम्स, और जो यहाँ पे राइबोसोम होंगे वो 70s होंगे। ओके, दिस वाज कॉल्ड एज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंड बेसिकली नाउ वी अंडरस्टूड कि क्यों क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम इनके 70s होते हैं, एंड इनका अपना प्रोटीन फैक्ट्री भी होती है, अपनी प्रोटीन्स भी ये खुद बना सकते हैं। इनफैक्ट इनके कुछ कुछ काम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह होते हैं, राइट। अब एक एक को सेपरेटली ले लेते हैं और थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सॉसेज शेप्ड होती है, थोड़ा सा डिफरेंट शेप हो सकता है इसका। सॉसेज शेप्ड इज बेसिकली कैसा शेप होता है? ऐसा शेप होता है जैसे बर्गर होता है ना, हॉट डॉग्स, बर्गर्स, तो वैसा थोड़ा शेप होता है, ठीक है। और एक माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या है, इसको हम क्यों बोलते हैं? छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन कर सकती है ग्लूकोज का, हर ऑर्गेनेली ऐसा नहीं कर सकती है, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन कर सकती है ग्लूकोज का। उसका क्या मतलब है कि अगर मेरी ग्लूकोज की चेन 6 कार्बन की है, ग्लूकोज 6 कार्बन होता है, तो अगर मेरी ग्लूकोज की चेन 6 कार्बन की है, ये हर ग्लूकोज हर कार्बन को ब्रेक करके, हर बॉन्ड को ब्रेक करके उसमें से एटीपी निकाल सकता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। जैसे हमारी बॉडी में हमें पता है थ्रू दी इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और उसके थ्रू 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, राइट। सो बेसिकली ये कंप्लीट ब्रेकडाउन जो है ग्लूकोज का वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो आपने सेलुलर रेस्पिरेशन में साइकिल्स पढ़ी होंगी, क्या पढ़ी है? पहली ग्लाइकोलिसिस होती है, जहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज को, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है बेसिकली, ये पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। और ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं, राइट, यही होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ये पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, 3 कार्बन कंपाउंड है तो इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, राइट। उसके बाद ये पायरुवेट जो है, ये जो ग्लाइकोलिसिस है ना, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, ठीक है। तो इनिशियल स्टेप जो है वो साइटोप्लाज्म में होगी। ये जो अब पायरुवेट बना, ये जाता है क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल में आपने ये पढ़ा होगा कि पहली बात तो ये कहाँ पे होती है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के लुमेन में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर स्पेस होता है वहां पे हमारी क्रैब साइकिल होती है, हम मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एटीपी तो थोड़ा बनता है, इंपॉर्टेंट ये होता है यहाँ पे कि यहाँ पे एनएडीएच और एफएडीएच बनते हैं, और एनएडीएच और एफएडीएच हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, और इनके थ्रू बेसिकली एटीपी बनता है। आपने पढ़ा होगा कि एनएडीएच जो है वो 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है, एफएडीएच जो है वो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है,
तो बहुत सारे NADH और FADH जो बनते हैं वो जाते हैं फाइनली इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया बना के दिखाती हूँ पहले। ये सेल के अंदर है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं दोनों, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में एक होती है आउटर मेम्ब्रेन एंड जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत फोल्डेड होती है। ठीक है, बहुत फोल्डेड होती है। और साइटोप्लाज्म में हुई कौन सी ग्लाइकोलिसिस, सेल के साइटोप्लाज्म में हुई, वहां से जो पायरुवेट आया वो क्रेब्स साइकिल में आ गया। क्रेब्स साइकिल यहाँ पे होती है इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद जो NADH और FADH बनी वो यहाँ पे पहुंचते हैं इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे बहुत सारी चेन्स चलती हैं। ठीक है, एक चेन में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये एक प्रोटीन की चेन होती है, बहुत सारे प्रोटीन्स लगे रहते हैं, और इस प्रोटीन की चेन में कौन एंटर कर रहा है? NADH एंड FADH। और थोड़ा ATP भी बनता है ETC क्रैब साइकिल से, राइट। आई थिंक 2 ATP बनते हैं वहां से, 2 या 4 के बीच में। तो NADH और FADH जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाके फाइनली 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये पूरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। सो ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज द साइट फॉर विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो कौन से जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वही होता है बेसिकली हम में भी। हमारी सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ज्यादातर एनिमल्स की सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या हमारी बॉडी में कोई ऐसा स्पेस है जहाँ पे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है? कोई ऐसा ऑर्गन है? मसल मसल्स यस, मसल। यस यस, करेक्ट। मसल्स में सिर्फ होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो भी हमेशा नहीं, व्हेन दे लैक ऑक्सीजन। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, बहुत विगरस एक्सरसाइज कर ली हमने, तो फिर क्या होता है? ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है। आपको पता है आपकी सांस बहुत फूलती है, दैट मीन्स हमारे मसल सेल्स में बहुत सारी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। बट वी नो फॉर देयर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, वो ऑटोनोमस है ना, वो हमें पता नहीं चल रहा है, दैट इज इनवॉल्यूंटरी। तो वो तो कंटिन्यूअस अगर एनर्जी यूज करेंगे, दैट मीन्स कि अगर उनमें थोड़ी सी भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो वो जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर देंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी और उससे वो एनर्जी निकाल लेंगे थोड़ी बहुत। इसलिए जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं सारा दिन और उसके बाद हमें भूख भी ज्यादा लगती है, और अगर हम ना खाएं तो वी फील लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ से एनारोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत कम है, ओनली अराउंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स। और वैसे हमें कितनी रिक्वायरमेंट है? 38 ATP मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो ये सब कितना कनेक्टेड है कि व्हाई डू वी नीड फूड, व्हाई डू वी फील लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन वी डोंट ईट फूड? क्योंकि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा है अच्छे से, हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं, हमारी मसल सेल्स बेसिकली, बिकॉज डेली एक्टिविटीज के लिए तो मसल सेल्स काम करेंगे ही, राइट। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया की ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये सब आपको समझ में आ गया। कौन कौन सी साइकिल्स चल रही हैं, पूरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है वो आपको समझ में आ गया, राइट। क्रेब्स साइकिल से NADH और FADH निकले, वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, और उससे फाइनली हमारा ATP प्रोड्यूस होता है। यहाँ से इतना सारा ATP प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, राइट। यू नो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोस्कोप में देखना बहुत डिफिकल्ट है। अगर इसको बहुत अच्छे से स्टेन नहीं किया जाए, इसकी एक स्पेसिफिक स्टेन होती है, अगर उससे ही पर्टिकुलरली स्टेन नहीं किया जाए, अगर दूसरी ऑर्गेनेल्स के साथ इसको मिक्स करके देखने की कोशिश की जाए तो ये नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी ऑर्गेनली को स्पेसिफिकली स्टेन करना जरूरी है सो दैट इट इज विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। So it is mitochondria, right? So this was all about mitochondria. Chloroplast. Chloroplast actually is a type of plastid. और प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लास्टिड्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब अब हम प्लांट सेल की बात करें। क्या एनिमल सेल्स में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं है? एनिमल्स में सेंट्रोजोम होता है जो कि प्लांट्स में नहीं होता है। सेंट्रोजोम क्या चीज है वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी के लिए याद रखो सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स,
ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट सॉरी एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में नहीं होती। प्लांट्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, एनिमल्स में नहीं है। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट हम में नहीं होता है ना, आपको पता ही तो है। ओके, सो प्लास्टिड्स पढ़ते हैं। प्लास्टिड्स जो प्लांट्स में प्रेजेंट हैं वो बेसिकली क्या काम करती हैं, वो स्टोरेज का काम करती हैं। क्या क्या स्टोर करती हैं वो हम पढ़ेंगे। और क्लोरोप्लास्ट जो है, प्लास्टिड्स बेसिकली जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेनस हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी तक हमें क्या क्या पता चली है डबल मेम्ब्रेनस में? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, और कोई है जो मैंने मिस की? ओके, एक बार ना टाइम पे नजर रखना, मुझे बता देना 3:30 होने वाला हो, 3:27 पे बता देना। हम्म, ओके, सो प्लास्टिड्स बेसिकली क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स जो हैं वो प्लांट सेल में मिलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर देयर। सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट, जिसकी हमें अच्छे से बात करनी है। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का हमें पता है क्या स्टोर करता है, क्लोरोफिल। सो ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स इज ड्यू टू दिस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होती है, राइट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो बेसिकली कलर्ड कंपोनेंट्स के लिए, क्रोमो जो है वो कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी कलर्ड कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि लीव्स हमें या किसी के फ्लावर्स हमें पर्पल कलर के दिखते हैं, रेड कलर के दिखते हैं, सो दीज आर बेसिकली ड्यू टू द फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स। तो क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होती हैं। ये क्लोरोफिल भी फैट सॉल्युबल, लेकिन इसके अलावा जो फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं, फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट, अदर देन क्लोरोफिल, सॉरी, अदर देन क्लोरोफिल। तो कौन कौन सी? एक होती है जेंथोफिल। तो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स में एक ही एग्जांपल है एंथोसाइनिन। पर्पल कलर की पिगमेंट होती है, इसकी वजह से पर्पल कलर आता है फ्लावर्स का। ये प्रेजेंट है हमारे वैक्यूल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं प्लांट्स में, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होती है प्लांट्स। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल लाइक xanthophyll, कैरोटीनोइड्स, ये प्रेजेंट होती हैं हमारे क्रोमोप्लास्ट में। और क्रोमोप्लास्ट भी, अच्छा, जो क्लोरोफिल है ये हेल्प करता है ना फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, वो फोटोसिंथेसिस का अलग से चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये ज्यादातर फोटोसिंथेसिस करता है, और क्रोमोप्लास्ट जो है वो भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, इसकी डिटेल्स की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। और जो थर्ड टाइप ऑफ है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो बहुत सारा स्टोरेज का काम करता है। ये प्रोटीन्स भी स्टोर करता है। जब ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन्स स्टोर करता है तो इसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। जो एल्यूरो वर्ड है वो बेसिकली प्रोटीन्स के लिए है। एल्यूरोन लेयर आपने पढ़ी होगी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हम्म, अगर ये प्रोटीन्स स्टोर करता है तो इसको एलियोरोप्लास्ट कहते हैं। अगर ये फैट स्टोर करता है तो इसका नाम होता है एलियोप्लास्ट। ठीक है, और अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर करे, कार्बोहाइड्रेट्स के एंजाइम्स का क्या नाम होता है, वहीं से इसका नाम याद आएगा आपको, अमाइलेज पढ़ा होगा आपने, तो इसको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, तो अमाइलोप्लास्ट क्या है, अमाइलोप्लास्ट वो ल्यूकोप्लास्ट है जो कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। अगर वो फैट स्टोर करता है तो वो एलियोप्लास्ट बन गया। अगर वो प्रोटीन्स स्टोर करता है तो एलियोप्लास्ट बन गया। एक बात आपको याद रखनी है कि जितने भी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड हैं ये सारे इंटरचेंजेबल होते हैं।
इंटरचेंजेबल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। मानो ये प्लांट सेल है, तो इसमें सारे के सारे कैसे प्रेजेंट होंगे? प्लांट सेल में भी आप समझ लो कि एक स्पेसिफिक एक कोई प्लांट है जो कि बहुत ज्यादा क्लोरोफिल के लिए फेमस है ना, बहुत सारा क्लोरोफिल, बहुत सारा फोटोसिंथेसिस करता है, तो बहुत सारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है। दैट मीन्स उसमें ज्यादा जो प्लास्टिड्स होंगे वो किस टाइप के होंगे? वो क्लोरोप्लास्ट होंगे। ठीक है। अगर कोई मानो जैसे वो होता है क्या बोलते हैं, पोटैटो। पोटैटो में हमें पता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर्स होती हैं। ठीक है। तो इसमें जितने भी टाइप ऑफ प्लास्टिड हैं वो ज्यादा कैसे होंगे? वो अमाइलोप्लास्ट होंगे ज्यादा। ठीक है। तो बेसिकली ये हमें बात समझा रहा है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट। ओके। अब हम ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा बहुत तो आपको पता चल गया। जस्ट अ सेकेंड। क्लोरोप्लास्ट में हमें इसका एक फंक्शन पता है कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट की पहले ऑर्गेनली बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर प्लांट सेल, और यहाँ पे हमारा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में हमें ये तो पता चल गया कि डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, राइबोसोम होगा, ये सब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? उसके अलावा हमारे पास जो है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के पास जो है ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रेना। ठीक है। ये जो ग्रेना है, ये मतलब इसको ग्रेना नहीं, इसको थैलेकोइड बोलो। एक एक को ग्रेना बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, मिलाकर ज्यादा ग्रेना है। ठीक है, प्लूरल। और इसका इसको बोलते हम थाइलेकोइड है। तो इसके पास ये एक नहीं होते हैं, ये काफी सारे होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट का ये वाला पार्ट है, ल्यूमेन, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा। आपने पढ़ा होगा, स्ट्रोमा इज द डार्क रीजन। ठीक है। और जो ग्रेना होता है दैट इज द लाइट रीजन, मतलब यहाँ पे लाइट रिएक्शंस होते हैं। लाइट रिएक्शन से क्या मतलब है और डार्क रिएक्शन से क्या मतलब है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। अभी के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये थाइलेकोइड है। ठीक है। इसी थाइलेकोइड में यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल। ठीक है। और बेसिकली हमारी इस क्लोरोफिल का ही फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। ये क्लोरोफिल कैसे फोटोसिंथेसिस करती है? ये बेसिकली सन की एनर्जी को कैप्चर करके एटीपी बना सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा एटीपी बनता है। ओके। एंड देन दिस एटीपी इज यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो ये जो हमारा क्लोरोफिल ने लाइट सन की एनर्जी यूज करके एटीपी बनाया, इसको बोलते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअली लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को डिटेल में हम फोटोसिंथेसिस में ही पढ़ेंगे। ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। ओके। एक्सक्यूज मी यस मैम। यस मैम यस। कैन यू प्लीज रिपीट? मैम आवाज चली गई थी जहाँ से आपने थैलेकॉइड्स का स्टार्ट किया था ना, वहां से आवाज चली गई थी। प्लीज रिपीट करेंगे? जी जी, ओके।
देखो ये पार्ट जो है दिस इज क्लोरोप्लास्ट, राइट? ये क्लोरोप्लास्ट है, ये इसकी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन्स हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो ल्यूमेन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा, उसी को ही हम डार्क रीजन बोलते हैं, स्ट्रोमा को हम डार्क रीजन बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं वो मैं ये बताऊंगी। क्लोरोप्लास्ट में ही ये थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एक एक को पूरे को थाइलेकोइड, ओके। एंड ईच वन इज कॉल्ड एज ग्रेनम। इस थाइलेकोइड में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल इज द पिगमेंट दैट इज हेल्पिंग इन फोटोसिंथेसिस। कैसे हेल्प करती है? ये बेसिकली लाइट रिएक्शन में हेल्प करती है। लाइट रिएक्शन क्या है? सन की एनर्जी को कैप्चर करके एटीपी बनाना, ये है क्लोरोफिल का काम। सन की एनर्जी को यूज करके एटीपी बनाने का काम होता है क्लोरोफिल का, ठीक है। इसलिए ही जो एनिमल्स हैं उनमें हम कहते हैं ना, हमें हमें जो है क्लोरोफिल नहीं है तो वी कैन नॉट एक्चुअली यूज द सन्स एनर्जी एंड मेक एटीपी। अगर हम सिर्फ सन की एनर्जी को यूज करके एटीपी बना देते, हमें एनर्जी मिल जाती, तो हमें ये सब खाना वाने खाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें अलग से हमें काम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? हमारी बॉडी को ऐसी एनर्जी मिल जाती। तो ये जो क्लोरोफिल है ये बहुत काम की चीज है फॉर प्लांट्स। क्लोरोफिल सन की एनर्जी को यूज करके एटीपी बनाती है, दिस इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। और ये एटीपी यूज की जाती है इन डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं? ड्यू टू सन्स एनर्जी, सन की एनर्जी को यूज किया जा रहा है, सो उसको लाइट रिएक्शन नाम है। एंड ये एटीपी जो कि लाइट रिएक्शन से आई, लाइट रिएक्शन से जो एटीपी आई वो यूज की जाती है इन डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन क्या होता है? वो फोटोसिंथेसिस का दूसरा पार्ट है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर भी यूज किया जाता है, राइट? और CO2 और वाटर यूज करके फाइनली ग्लूकोज बनाया जाता है। बचपन से पढ़ा होगा ना कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज, राइट? तो ये ग्लूकोज बेसिकली कहाँ से आया? दिस इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। ये आया ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट्स होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन, जो डिटेल्स में हम फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या समझ में आया? थाइलेकोइड में होता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन से जो एटीपी बनता है ना वो स्ट्रोमा में यूज होता है, यहाँ होता है डार्क रिएक्शन। देख रहे हो ना, इसको डार्क रीजन बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डार्क रिएक्शन, ठीक है। और डार्क रिएक्शन क्या है? CO2 एंड वाटर यूज करके ग्लूकोज का प्रोडक्शन, ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस को हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। एक बात और मैं कवर कर रही हूँ, फिर हमारा क्लोरोप्लास्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ना बहुत डिफरेंट शेप्स का होता है इन डिफरेंट सेल्स। कैसा भी हो सकता है, मतलब ये कैसा होता है? ये ओवल शेप होता है, ये स्फेरिकल शेप होता है, और ये रिबन शेप भी होता है। रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट, ये क्वेश्चन आ चुका है कभी लास्ट ईयर्स में। एंड दिस इज प्रेजेंट इन स्पाइरोकाइरा, एक टाइप का एल्गी होता है, इसमें ये प्रेजेंट होता है रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसका नंबर भी वेरी करता है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी सेल्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक है। लाइक यूनिसेल्यूलर एल्गी, एक यूनिसेल्यूलर एल्गी है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, यूनिसेल्यूलर है, उसी से याद रहेगा, एक ही सेल है तो एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा ना इसमें, ठीक है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है तो एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, कि वन क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन यूनिसेल्यूलर एल्गी क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। यहाँ हमारा क्लोरोप्लास्ट भी कंप्लीट हुआ।